नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको मौलिक कर्तव्य यानी कि भाग 4 और अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इसी क्रम में आज पहले मौलिक कर्तव्य चूंकि एक छोटा टॉपिक है, तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके लिए बन सकते हैं, उनकी चर्चा करने के बाद हम आज भाग 5 यानी कि संघ यूनियन की ओर बढ़ जाएंगे। जो हमारे लिए जिसमें आज हम राष्ट्रपति के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भाग 5 से एग्जामिनर कई प्रकार के प्रश्न और कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठाता है। तो आज इन 2 भाग के विषय में हम चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके लिए बन सकते हैं, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 4 मूल कर्तव्य की। भाग 4 मूल कर्तव्य जिसका प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी अनुच्छेद या किसी भाग के साथ कोई एडिशनल एबीसीडी ऐसा कुछ लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। चूँकि यहाँ पे लिखा है भाग 4 तो इसका मतलब ये है कि इसको किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है कि जब बात हम मौलिक कर्तव्य यानी कि भाग 4 की करेंगे, तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया था। तो इस क्रम में इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट, जो बेसिक पॉइंट है, उसके संबंध में मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले लिखा गया कि इनका प्रावधान यूएसएसआर से लिया गया। अगर बात आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों की इस संबंध में की जाए कि इनका प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो जब मैंने आपको विभिन्न स्रोतों के विषय में, संविधान के विभिन्न स्रोतों के विषय में बताया था, तो मैंने वहां आपको स्पष्ट किया था कि भाग 4 जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में चर्चा की गई है, वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से, इनका प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद बात की गई कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तब आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया था। उसके बाद बात की जाए मूल संविधान। जब आपकी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इसकी सिफारिश पर जब मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तब इनकी संख्या 10 थी। यानी कि 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य बढ़ा है, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य के विषय में 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो 11वें मौलिक कर्तव्य में चर्चा किस बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जरूरी प्राथमिक शिक्षा दिलाना माता-पिता का कर्तव्य होगा। तो आप इस 11वें मौलिक कर्तव्य के विषय में याद रखिएगा, इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। यहाँ एग्जामिनर आपको एक इस तरीके का प्रश्न देके फंसाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तब आपको ये याद रखना, कहीं आप 10 से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 10वीं जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया था, तब आपका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। तो इस संबंध में हम अब जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के तहत दिए गए हैं, उनको क्रम से मैंने लिखा है और मेरा एक प्रयास रहेगा कि इसको क्रम से मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि आप इसको बहुत आसानी से क्रम से याद कर पाएँगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें जो पहला, और इस संबंध में ऐसा नहीं कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं तो अलग-अलग वो पूछ लिए जाते हैं आपसे। बिल्कुल क्रमवार पूछे जाएँगे और कई बार तो इनसे क्रम से लगाने के विषय में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहला कौन-सा है, दूसरा कौन-सा है, तीसरा कौन-सा है। तो इस संबंध में बहुत आसानी से
जितना भी आसान हो सका है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसको याद कर पाएँगे। तो 51 ए के तहत पहला मौलिक कर्तव्य में क्या बात कही गई है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। कहने का मतलब ये है कि मौलिक कर्तव्य का पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त एक अधिकार थे। वो नागरिकों के अधिकार थे और उसके संबंध में कई बार मैंने आपको बताया है कि उसकी गारंटी, उनको प्राप्त कराने की गारंटी हमको सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के तहत मिलती थी। जबकि अगर बात मौलिक कर्तव्यों की जाए, तो ये हमारे कर्तव्य होंगे। वो राज्य के खिलाफ हमको प्राप्त अधिकार थे, लेकिन ये राज्य के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि पहला जो कर्तव्य की बात की गई कि हमारा कर्तव्य होगा कि हम संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो आपको क्या याद रखना है कि पहले मौलिक कर्तव्य में बात की गई है कि हम संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं व राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। तो इसको याद करने के लिए मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में लिखा है। जैसे 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं, इनको शुरू से 1 से लेके 11 तक जो भी अल्फ़ाबेट आएँगी, उसी क्रम में आप इसको याद, इसके की पॉइंट को मैं आपको उस अल्फ़ाबेट के माध्यम से जो जो जैसे पहला इसमें दिया है, पहला मौलिक कर्तव्य दिया है, इसमें जो की पॉइंट होगा उस अल्फ़ाबेट के तहत मैं आपको याद कराऊँगा। जैसे इसमें कहा गया है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। तो आप ए से याद रख सकते हैं एंथम। तो जहाँ पे राष्ट्रगान की बात होगी यानी कि एंथम की बात होगी, तो वो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो यानी कि ए से आप एंथम से इसके की पॉइंट को पकड़ सकते हैं और इसको आसानी से याद कर पाएँगे। फिर दूसरे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा आपको याद करना है कि स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को अपने हृदय में संजोए रखें, मतलब उनको अपने हृदय में याद रखें, उनके प्रति सम्मान रखें, आदर रखें और उनका पालन करें। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन से हमको भारतीय लोगों की वीरता के बारे में पता चलता है। तो चूँकि हमारा दूसरा अल्फ़ाबेट हो जाएगा बी, तो बी से आप ब्रेव को पकड़ सकते हैं। तो चूँकि राष्ट्रीय आंदोलनों में हमारे देश के लोगों ने वीरता का परिचय दिया था, तो इस ब्रेव से आप वीरता के संबंध में की पॉइंट को पकड़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। फिर हम जब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे में कहा गया कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कहने का मतलब ये है कि देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता, यूनिटी की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखने का मतलब है कि उसको हमेशा बनाए रखें। तो अब अगला हमारा अल्फ़ाबेट आ जाएगा सी। इसमें मैंने लिखा है सी से कंट्री यूनिटी। जैसे यहाँ पे बात हमने की एकता की और आगे बात की देश की, तो सी से आप पकड़ सकते हैं कंट्री यूनिटी, यानी कि देश की एकता संबंधित बात किस मौलिक कर्तव्य में कही गई है, तो तीसरे मौलिक कर्तव्य में कही गई है। इसी क्रम में चौथा याद रखना है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा, तो रक्षा को आप पकड़ सकते हैं डिफेंस से। तो हमारा चौथा अल्फाबेट आएगा डी, तो डी से आप डिफेंस से रक्षा को पकड़ सकते हैं। तो देश की रक्षा करें, आह्वान करने का मतलब हो गया कि जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करें। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी अगर हमारी सेनाओं को ऐसी जरूरत पड़ जाए कि हमारा सहयोग उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाए, तो हमारा यह कर्तव्य होगा कि इस स्थिति में हम देश की सेवा करेंगे। तो डी से आप डिफेंस, इसको रक्षा को पकड़ सकते हैं। तो आप इससे चौथे नंबर का जो आपका मूल कर्तव्य है, उसको आप बहुत आसानी से याद रख पाएँगे। फिर बात अगर 5वीं की करें, तो देश के सभी लोगों में समरसता का मतलब हो गया समानता और समान भ्रातृत्व, यानी कि समान बंधुत्व, भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। कहने का मतलब ये है कि समाज में समरसता, भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाएं और किसी प्रकार के आपसी मतभेद से बचें। जिसके संबंध में लिखा कि धर्म के आधार पे मतभेद, भाषाई आधार पे मतभेद, वर्ग के आधार पर मतभेद, प्रादेशिक आधार पर मतभेद, इन सब से बचें। और साथ में एक बात और लिखी गई है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं को छोड़ दें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है कि हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना हमारा कर्तव्य होगा जो स्त्रियों की क्या लिखा गया, जो स्त्रियों के विरुद्ध हों, स्त्रियों के सम्मान के
विरुद्ध हूँ। तो अगला जो पांचवें में इस संबंध में बात की गई है, पांचवें मौलिक कर्तव्य में इस संबंध में बात की गई। तो यहाँ पे पांचवा हमारा अल्फाबेट आ जाएगा ई। पांचवा आ गया आपका ई। ई से होता है इक्वेलिटी, यानी कि समानता। इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है? समानता। जैसा कि हमने पहली लाइन में बात की है, देश के सभी लोगों में समरसता यानी कि समानता की भावना का विकास करें। तो आप इस ई से पांचवें मौलिक कर्तव्य को आसानी से पकड़ पाएंगे। फिर छठे में बात की गई है हमारे देश की संस्कृति यानी कि कल्चर। हमारे देश के कल्चर और गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारे देश की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करने का मतलब कि उसको बचाए रखें। तो आप अब हमारा छठा लेटर आ जाएगा यफ। यफ से आपको पकड़ना है। जैसे कल्चर, संस्कृति का मतलब हो गया इंग्लिश में कल्चर, तो आपको यफ से पकड़ना है फैंसी कल्चर। यफ से आपको क्या याद रखना है? फैंसी कल्चर। जिससे आप जो कल्चर संबंधी यानी कि संस्कृति संबंधी बात आएगी तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि छठे मौलिक कर्तव्य में भारत की संस्कृति के संबंध में बात की गई है। फिर अगर बात हम करें सातवीं की, तो सातवां मौलिक कर्तव्य है, उसमें कहा गया प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत, कहने का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा उसके संबंध में भी लिखा गया है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उसकी रक्षा करें। कहने का मतलब सातवें में कहा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत बात की गई है वन की रक्षा करें, झील की रक्षा करें, नदी की रक्षा करें और वन्य जीवों की रक्षा करें। ये हमारा कर्तव्य होगा और ये बात किसमें कही गई है? आपके सातवें मौलिक कर्तव्य में कही गई है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। कहने का मतलब उसको बढ़ाएं। जैसा कि जब मैंने आपको डीपीएसपी पढ़ाया था तो उसके अनुच्छेद 48 ए में, उसके अनुच्छेद 48 ए में मैंने आपको पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण संबंधी बातों के विषय में बताया था। संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आपको याद रखना है कि सातवें मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल किसको किया गया? वन, झील, नदी और वन्य जीव को। इसमें कहा गया कि इनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे, तो क्या होगा? हरियाली आएगी। उससे क्या होगा? हरियाली आएगी। तब चूंकि हमारा सातवां लेटर आ रहा है जी, तो जी से आप ग्रीन को पकड़ सकते हैं। जब हम पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेंगे तो क्या आएगा? हरियाली आएगी। तो इस ग्रीन से आप सातवें मौलिक कर्तव्य को बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। फिर आठवें में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इंग्लिश में कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। क्या कहेंगे? साइंटिफिक अप्रोच। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, मानववाद और ज्ञानार्जन, ज्ञान की प्राप्ति तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब इसमें आपको क्या पकड़ना है? मानववाद। क्योंकि हमारा जो आठवां लेटर आ रहा है वो यश आएगा, तो यश से आपको पकड़ना है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब किससे होता है? ह्यूमन संबंधित होता है मानव से। तो आपको इस मानववाद को पकड़ना है कि जहां मानववाद संबंधी बात की गई है तो अब इसमें की गई है आठवें मौलिक कर्तव्य में, और आप इस ह्यूमन से बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो आपको इसमें क्या रखना? ह्यूमन साइंटिफिक नेचर। ह्यूमन साइंटिफिक नेचर या अप्रोच की बात आठवें मौलिक कर्तव्य में कही गई, जिसको आप इस यश से आसानी से पकड़ पाएंगे। फिर नौवें में बात की गई है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी संपत्ति है, जो हम लोगों की संपत्ति, जैसे आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है या अन्य ऐसी सार्वजनिक संपत्ति, तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम उसकी रक्षा करें। वो अलग बात है कि रक्षाकर्ता कोई नहीं है, उसकी रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें बात किसमें कही गई है? नौवें मौलिक कर्तव्य में। तो जो सार्वजनिक जहां बात संपत्ति की आ जाएगी तो वहां पे आपको याद रखना इनकम। संपत्ति को आप कैसे याद रखेंगे? इनकम। क्योंकि हमारा नौवां लेटर क्या आ रहा है? आई, तो आई से हम याद रखेंगे इनकम, और इस इनकम से आप बहुत आसानी से नौवें मौलिक कर्तव्य को आसानी से याद कर पाएंगे। फिर बात करें दसवें मौलिक कर्तव्य। इसमें कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्ध की नई ऊंचाइयों को छू ले। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में, व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर यानी कि सफलता की ओर सतत बढ़ते रहने का प्रयास करें। हमारा कर्तव्य होगा
कि चाहे व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों की बात की जाए, उसमें प्रगति की ओर, उत्कर्ष की ओर, सफलता की ओर सतत यानी कि निरंतर बढ़ते रहें। जिससे जब आप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जब भारत के नागरिक भारत के नागरिक जब ऊँचाइयों पे या सफलता की ओर अग्रसर होंगे, तो निश्चित तौर पर इससे राष्ट्र भी, संपूर्ण राष्ट्र सफलता की ओर अग्रसर होगा। तो यही बात इसमें कही गई है। तो आप यहाँ पकड़ सकते हैं 10वें में कही गई सामूहिक गतिविधि और हमारा 10वां लेटर कौन-सा आएगा? जे। 10वां लेटर हमारा आ रहा है जे। तो इसमें मैंने लिखा है जॉइंट एक्टिविटी। जॉइंट यानी कि सामूहिक गतिविधि। तो आप इस जॉइंट एक्टिविटी से सामूहिक गतिविधि को पकड़ लेंगे और 10वां मौलिक कर्तव्य आपका आसानी से अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको आसानी से पकड़ पाएँगे जॉइंट एक्टिविटी से। फिर बात करेंगे 11वें सबसे महत्वपूर्ण, जो 11वां मौलिक कर्तव्य हुआ, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। क्योंकि जो ऊपर 10 मैंने आपको बताए हैं, तो ये जब मूल रूप से जब इसका मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई थी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि तब ये 10 एक साथ लिए गए थे। जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसको सबसे अलग 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें बात कही गई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना माता-पिता का कर्तव्य होगा। आपको याद रखना है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना उनके माता-पिता का कर्तव्य होगा। तो अब चूँकि हमारा 11वां लेटर आएगा के, तो के से आप नॉलेज को आसानी से पकड़ सकते हैं कि जब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध होगी, यानी कि उनका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञानार्जन उनको हो पाएगा। तो आप इस के से 11वें मौलिक कर्तव्य को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आप इनके कीवर्ड को पकड़ के, जब अगर आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप क्रमवार उनका जवाब बहुत आसानी से दे पाएँगे। चूँकि 11 है, जिसको मैंने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के इतने लेटरों में आपको समझाने का प्रयास किया है। जिसमें सबसे पहले हमने ए से एंथम की बात की, फिर बी से ब्रेव की बात की, सी से कंट्री यूनिटी की बात की, फिर डी से मैंने डिफेंस की बात की, ई से इक्वालिटी यानी कि समानता की बात की, फिर आपका आता है एफ से मैंने आपको फैंसी कल्चर यानी कि भारत की संस्कृति के संबंध में बताया। फिर आता है आपका जी, मैंने आपको बताया कि इसमें बात की गई थी पर्यावरण के संवर्धन व पर्यावरण के संरक्षण की, तो जी से आप ग्रीन को याद कर सकते हैं। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें मैंने आपको बताया ह्यूमन साइंटिफिक नेचर या अप्रोच, इससे आप याद कर सकते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट में 9वें नंबर पे आई से इनकम बताया, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा, तो आप इससे याद कर सकते हैं। फिर 10वें नंबर पे मैंने आपको बताया था ज्वाइंट एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया था ज्वाइंट एक्टिविटी, तो वहाँ पे एक कीवर्ड है सामूहिक गतिविधि। तो ज्वाइंट एक्टिविटी से आप उस सामूहिक गतिविधि को पकड़ लेंगे, तो आसानी से आप इस प्रश्न को बना पाएँगे। फिर 11वें में मैंने आपको बताया नॉलेज, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाने का कर्तव्य माता-पिता का होगा, तो आप इसके से उस नॉलेज से 11वें मौलिक कर्तव्य को आसानी से समझ पाएँगे। तो फिलहाल जो 11 मौलिक कर्तव्य से जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको याद करवाने का पूरा प्रयास किया है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, बहुत आसानी से आप इनको क्रमवार याद कर पाएँगे। मैंने तो इसी तरीके से इनको क्रमवार याद कर रखा है। अब मौलिक कर्तव्य के संबंध में जो विशेषताएँ हैं, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कुछ विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाएँगे, उसके संबंध में मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको जानना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन न करने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मौलिक कर्तव्य, चूँकि हमारे कर्तव्य हैं, तो अगर इनका कोई पालन नहीं करता है, तो इसमें किसी प्रकार का सजा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन साथ में एक बात ये स्पष्ट की गई है कि अगर संसद चाहे तो संशोधन करके सजा का प्रावधान कर सकती है। आपको ये बात याद रखनी है, लेकिन वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन न करने की स्थिति में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जामिनर कई बार प्रश्न उठाता है और यहाँ से फँसाता है। चूँकि बात यहाँ जो पहला मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पे बात राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज की गई है। तो इसी लाइन में आपको राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज के साथ वह राष्ट्रगीत को जोड़ के दे देगा, तब आपका आंसर बदल जाएगा। यानी कि तब ये जो पहले मौलिक कर्तव्य में जो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात की गई है, अगर उसमें राष्ट्रगीत जोड़ दिया, तो वहाँ पे आपका जवाब बदल जाएगा और ये मौलिक कर्तव्य गलत हो जाएगा।
क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में कहीं भी राष्ट्रगीत का कोई जिक्र नहीं किया गया है। राष्ट्रगीत नामक शब्द का कहीं पे कोई जिक्र हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं किया गया, आपको याद रखना है। और एग्जामिनर आपको एक तो यहाँ से फंसाएगा, राष्ट्रगीत देगा, दूसरा ये फंसाएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया था, तब भी आपको नहीं फंसना है। और आपको याद रखना है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का जिक्र 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। फिर तीसरा फैक्ट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज गैर न्यायोचित है। मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार थे, जबकि इसमें केवल नागरिकों के कर्तव्य, राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य के संबंध में चर्चा की गई है। तो इसकी जो प्रकृति होगी, मौलिक कर्तव्यों की जो प्रकृति होगी वह डीपीएसपी के भांति होगी। कहने का मतलब जो राज्य के नीति निषेध तत्व में मैंने उसकी प्रकृति के संबंध में आपको बताया था, ये गैर न्यायोचित है, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है। इसके संबंध में आप अगर इसका कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट से कोई भी एक्शन या कोई सहायता नहीं ले पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज गैर न्यायोचित यानी कि वाद योग्य नहीं है। तो फिलहाल फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य जो जिसका जिक्र भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत किया गया था, उसके संबंध में जो भी फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे मैंने सब आपको बता दिए हैं। अगर आपको इतना तैयार है तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि मौलिक कर्तव्य से पूछा जाने वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो इसी क्रम में अब हम बात करेंगे भाग 5 की। भाग 5 जिसमें जिक्र किया गया है संघ का। संघ यानी कि यूनियन का, यानी कि अगर साधारण शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं तो यहाँ पे बात हम केंद्र सरकार की करेंगे। जो प्रणाली केंद्र सरकार की है, ठीक उसी प्रकार की प्रणाली चूंकि राज्य में भी होती है। जैसे वहां संसद है तो यहाँ विधानमंडल है, वहां राष्ट्रपति है तो यहाँ राज्यपाल है, वहां प्रधानमंत्री तो यहाँ मुख्यमंत्री है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सिर्फ बात किसकी करेंगे, संघ की। राज्य संबंधी बातों को हम इसके बाद भाग 6 में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसको 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 5 जिसमें संघ का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक विस्तारित है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक विस्तारित है। तो इसको हम 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, जिसको अनुच्छेद 52 से 78 तक पढ़ेंगे। कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल के विषय में पढ़ेंगे और आपका महान्यायवादी के विषय में पढ़ेंगे। उससे संबंधित हम इस कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से 78 तक पढ़ेंगे। जबकि दूसरे पार्ट को मैंने बताया संसद। दूसरे पार्ट में हम संसद के संबंध में राज्यसभा, लोकसभा, संसद सचिवालय, संसद के आपके सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, इनके संबंध में चर्चा हम इस दूसरे पार्ट जो कि अनुच्छेद 78 से 122 के मध्य हम पढ़ेंगे, इसमें आपसे हम चर्चा करेंगे। फिर तीसरे में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जो कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्राप्त है, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, उसके संबंध में हम तीसरे पार्ट में विस्तृत पढ़ेंगे। उसी क्रम में चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका का कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट संबंधी प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट संबंधी प्रावधान जो कि अनुच्छेद 124 से 147 तक है, उनके संबंध में हम चौथे पार्ट में पढ़ेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत का कैग, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि अनुच्छेद 148 से 151 तक जिसके प्रावधान है, उसके संबंध में हम सबसे अंत में भाग 5 में पढ़ के इस भाग 5 को जो कि 52 से अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है, सारे प्रावधानों को हम समाप्त कर लेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे कार्यपालिका से। और कार्यपालिका में सबसे पहले हम अनुच्छेद 52 से 78 के केस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया और इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात अनुच्छेद 52 में कही गई है और इसका प्रावधान, राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है और आपको ये याद रखना है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 53 की। इसमें और कुछ जानने वाला नहीं, जहां जानने वाला होगा, जितना समझाने वाला होगा, जितना विस्तृत बताने वाला होगा, मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा और आपकी परीक्षा संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे मैं सबकी चर्चा करूंगा। तो अब बात हम करेंगे अनुच्छेद 53 की। इसमें कहा गया राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और लास्ट में लिखा गया सेना का सर्वोच्च कमांडर। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। और यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आपसे इस संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए, सेना का सर्वोच्च कमांडर,
तीनों सेनाओं का, चाहे बात थल सेना, वायु सेना, जल सेना, किसी की जाए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा। आपको इस बात को याद रखना है। फिर अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, इस संबंध में चर्चा अनुच्छेद 54 के तहत की गई। तो इसमें आपको याद रखना है कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, कहने का मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित मैं बार बार जोर दे रहा हूं निर्वाचित सदस्य पर। कहने का मतलब ये है कि जो भी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो भी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वह लोकसभा में हो, चाहे वह विधानसभा में हो। जैसे पहले अभी प्रावधान आपके राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। 2 एंग्लो इंडियन, जो कि पहले, अब तो उसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया, 2 एंग्लो इंडियन आपके लोकसभा में मनोनीत करता था, उसका प्रावधान अब वर्तमान में समाप्त है, लेकिन वो भी अगर पहले की बात की जाए तो वो भी भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे। हर विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन निर्वाचित किया जाता था, जिसका प्रावधान अब समाप्त है, तो वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता था। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो 543 निर्वाचित सदस्य हैं, आपके राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य हैं और आपकी हर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर देखा जाए तो संसद सदस्यों की चूंकि संख्या सीमित है, आपके 545 लोकसभा के होंगे, 233 राज्यसभा के होंगे, लेकिन अगर बात राज्यों की जाए तो चूंकि राज्य 28 राज्य हैं और हर राज्य में, जैसे आप यूपी की बात करें 403 विधायक हैं, तो इस तरीके से इनकी संख्या, अगर विधानसभाओं की संख्या की बात की जाए, विधानसभा सदस्यों की बात की जाए, तो इनकी संख्या तो बहुत हो जाएगी। तो क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, राज्य की विधानसभाओं को ज्यादा अधिकार प्राप्त है? ऐसा नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों की गिनती कैसे होती, मत मूल्य को निकालकर, मत डायरेक्ट मतों की गिनती नहीं की जाती है, बल्कि सभी के मतों का एक मूल्य निर्धारित किया गया है। उन मत मूल्य के आधार पर मतों की गिनती की जाती है। उसके संबंध में मैंने यहाँ पे लिखा है कि एमएलए का मत मूल्य कैसे निकलेगा। एमएलए का मत मूल्य कैसे निकलेगा, उसके संबंध में आप जानिए। राज्य की कुल जनसंख्या, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर किसी विधायक का मत मूल्य निकाला जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो वहां पे आपको याद रखना है कि हमको क्या करना होगा। राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य की बात हो रही है, जिस राज्य के आपके जो ये विधानसभा सदस्य की बात हो रही है, जिस राज्य के विधायक की बात हो रही, उस राज्य की कुल जनसंख्या, और वो कब, उसका आधार क्या है, 1971, अभी भी आधार 1971 की जनसंख्या को लिया जाता है। तो 1971 में उस राज्य की जो भी जनसंख्या थी, 1971 में राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य, उस राज्य की जितनी 1971 में जनसंख्या थी और विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य हैं, उनसे भाग दिया जाता है और इससे एमएलए का मत मूल्य निकल आता है। लेकिन चूंकि यह संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको गुणा 1/1000, यानी कि जो भी मत मूल्य आएगा उसको 1000 से भाग कर दिया जाएगा, ताकि ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए, ऐसी छोटी संख्या प्राप्त हो जाए जिससे गणना करने में आसानी हो जाए। तो आपको अगर एक एमएलए का मत मूल्य निकालना, तो आपको याद रखना है कि राज्य की कुल जनसंख्या 1971, वर्ष 1971 को आधार माना गया है कि 1971 में राज्य की कुल जनसंख्या व उसको भाग किससे करना है, उस विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों से, भाग करके उसकी गुणा 1/1000 से कर देनी है। इससे आपको एक एमएलए का मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी आधार पर सांसद यानी एमपी, सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, तो उसके संबंध में लिखा, सभी राज्य के एमएलए के मतों का मूल्य, जैसे हमने हर राज्य के एक एक विधायक का मूल्य निकाल लिया, फिर उन मूल्यों को आपस में जितने भी राज्य, 2800 राज्य, जैसे आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इनको भी इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, 2 फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं कि 28 राज्यों की भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को तो मौका मिलता ही है, साथ में दिल्ली व पुडुचेरी के भी जो विधायक हैं, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मौका मिलता है। तो आपको याद रखना है कि 28 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों का जो टोटल मत मूल्य आएगा, उससे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर, कहने का मतलब जो लोकसभा में 543 निर्वाचित होते हैं और आपकी राज्यसभा में जो 233 निर्वाचित होते हैं, इनकी संख्या को जोड़ के जो संसद के टोटल निर्वाचित यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के सदस्यों को मिलाकर सभी राज्य के एमएलओ सभी राज्य के विधायकों का जो कुल मत मूल्य आएगा, उसमें संसद के जो सभी निर्वाचित सदस्य हैं, उनसे भाग देने पर एक एमपी का यानी कि एक सांसद का मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा। मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ कि एमएलए का कैसे एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, तो 1971 में राज्य की कुल जनसंख्या व उस विधानसभा में निर्वाचित कुल विधायक 1971 में राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस विधानसभा में निर्वाचित कुल विधायक और इसकी चूंकि इसकी संख्या काफी बड़ी हो जाती है तो इसको छोटा करने के लिए इसको 1000 से भाग दे दिया जाएगा। उसी क्रम में अगर एमपी का निकालना है तो सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य बटे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राज्यसभा व लोकसभा दोनों को मिला के जो कुल सांसद निर्वाचित होते हैं उनसे भाग दे देना है, एक सांसद का मत मूल्य निकल आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है और साथ में उसके मत मूल्य कैसे निकाले जाएंगे उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया। फिर अनुच्छेद 55, इसके बाद बात की जाएगी अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि। यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके की यानी कि विधि की चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है और उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसी होगी। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब ये होता है कि हर सदस्य को जो भी वोटर है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी सदस्य शामिल हैं, एक मत पत्र उनको मिलेगा और उसमें वरीयता क्रम के आधार पर वो अपने प्रतिनिधि को यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता क्रम के आधार पर अपने मत का प्रयोग वो करेंगे। वरीयता क्रम कैसे रहेगा, ये अगर कोई प्रत्याशी उनको सबसे ज्यादा जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसके आगे एक नंबर लिख देंगे यानी पहली वरीयता उसको देंगे, फिर अगर दूसरा कोई है तो दूसरी वरीयता देंगे। इस तरीके से एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है और इसका जिक्र अनुच्छेद 55 के तहत किया गया है। इसी क्रम में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, मतों की गणना होने का आधार क्या है, तो उसमें आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए एक निश्चित सीमा निर्धारित इसमें की गई है कि निश्चित मतों का भाग प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। इसमें बात की गई कुल वैध मत बटे 2+1। कहने का मतलब ये है कि कुल वैध मत जितने कुल वैलिड वोट हैं उनका आधे से एक ज्यादा जब उनका आधे से एक ज्यादा जिसको वोट मिल जाएगा वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य हो जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता में निश्चित मतों के भाग को आपको याद रखना है कि 50% आपको ऐसे याद रखना है कि कुल वैलिड मतों का 50% यानी कि 50% प्लस 1 जिसको मिल जाएगा वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। तो अनुच्छेद 55 में मैंने आपको बताया निर्वाचन की विधि के संबंध में, इसमें खासकर आप इसको याद रखिएगा, निश्चित मतों के भाग को याद रखिएगा कि जब 50% प्लस 1 वैलिड वोट का 50% प्लस 1 किसी को मिल जाएगा तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 56 में कार्यकाल संबंधी बात की गई। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी प्रावधान किए गए हैं और इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में बताया गया है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, तो आपको याद रखना है। फिर अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 57 में किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, तो भारतीय संविधान में इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है, कितनी भी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। आपको याद रखना है इसका प्रावधान अनुच्छेद 57 के तहत किया गया है। अब आगे अनुच्छेद 58 बचा है जिसमें राष्ट्रपति की योग्यताओं की चर्चा की गई। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की योग्यताओं मतलब राष्ट्रपति पद की शर्तों की चर्चा की गई। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ संबंधी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधी चर्चा की गई है। चूंकि अब ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है और ऐसे हैं जिसमें थोड़ा विस्तृत आपको बताना पड़ेगा, चूंकि आज क्लास भी काफी लंबी हो गई तो मैंने यहाँ तक के प्रावधानों को आपको अनुच्छेद 57 तक के प्रावधानों को आपको बता दिया है और इसके आगे राष्ट्रपति से बचे जो अन्य प्रावधान है कल की वीडियो में आपको बताऊंगा और उसी क्रम में मैं कल उपराष्ट्रपति के संबंध में भी प्रयास करूंगा। कल उपराष्ट्रपति को भी पूरा मैं समाप्त कर दूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ-साथ जो मैं एक दूसरी श्रृंखला 60 वीडियोज़ के माध्यम से संविधान संशोधन याद कराने की श्रृंखला चला रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिए। वहाँ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान संशोधन से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं पूरे उन 60 वीडियोज़ के माध्यम से कवर करा दूँगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।